देखिए, जमकर बयानबाजियां भी तेज होते हुए नजर आ रही है। एक सुरक्षा के लिहाज से सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, सरकार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि तमाम विपक्षी दल अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राघवेंद्र दुबे, नेता एसपी, और साथ ही जीएस अवाना, पूर्व आईपीएस भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बार 24 में सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जीएस अवाना जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप पूर्व आईपीएस है और आपने पहले भी कई बार एनकाउंटर्स देखे होंगे, ऐसे एनकाउंटर्स कई बार देखी होगी, ऐसी कार्रवाई। लेकिन आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि फेक मीडिया कर्मी बनकर, फेक आईडी, फेक कैमरा लेकर पहुंच जाते, और इतने सारे पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, उनके सामने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। आखिर ऐसा हुआ कैसे? पुलिस की चूक है, और जो इतना हाई रिस्क अपराधी है, उसके लिए जब वो वहां जा रहा था तो वहां पे अच्छी तरह से जो लोग थे उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग होनी चाहिए। दूसरी बात कि इस तरह से अंडर ट्रायल्स को किसने प्रेस को अलाउ किया कि वो उससे इंटरव्यू कर सके, उससे इतना नजदीक आ सके। लेकिन जीएस अवाना जी, वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और पुलिसकर्मियों ने खुद सवाल पूछने के लिए मना नहीं किया। वहां पर सवाल पूछ रहे थे मीडिया कर्मी लगातार, और उस वक्त पुलिसकर्मियों की तरफ से मना भी नहीं की गई। यही तो गलत है। पुलिसकर्मियों को मना करना चाहिए था, ये चूक पुलिस की है। इस तरह से जो उनकी कस्टडी में है उनको अलाउ किया बातचीत करने के लिए, ये पुलिसकर्मियों की चूक है। और जो वहां पे पुलिसकर्मी थे उनको प्रॉपर घेरा रखना चाहिए था, जो लोग थे उनको दूर रखना चाहिए था। तो और जो लोग उस कंपाउंड में किसी भी तरह से दाखिल हुए तो उनकी सर्चिंग फ्रिस्किंग प्रॉपर होनी चाहिए थी। पुलिस के उस पर ये चूक है और पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है या एक जांच हो रही है, ये एक सही कदम है। इसके अलावा जो वेपन थे वो बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, तो ये वेपन उनके पास कैसे पहुंचे, उनका मोटिव ये क्या है? सबसे बड़ा सवाल है कि वेपन्स उनके पास कैसे पहुंचे, किसने इस हत्या की साजिश रची, और कौन कौन इसके पीछे शामिल है, ये जांच का विषय। आपके पास लौटूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से नेता राघवेंद्र दुबे जी भी इस वक्त हमारे साथ है। राघवेंद्र दुबे जी, लगातार अखिलेश यादव सवाल खड़े करे, सरकार पर निशाना साध रहे, और मायावती ने भी सवाल खड़े किया, असदुद्दीन ओवैसी खुद सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। आप क्या कहेंगे? बीजेपी क्या पलटवार करेगी? बीजेपी पे तो उसकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, उनकी सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह है। किस तरीके से खुलेआम बदमाशों ने जो कस्टडी में थे उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई पुलिस। ऐसे उमेश पाल हत्याकांड में थी, उनकी उमेश पाल की वो सुरक्षा नहीं कर पाई ये पुलिस यूपी की। और वहीं पर जहां पर पहले कांड हुआ था वहीं पर ये पुलिस इतनी निष्फिक्र थी कि कुछ लोग पुलिस के गाड़ियों में बैठे थे, कुछ लोग, बहुत थोड़े लोग थे, और जब उन्होंने लगातार गोलियां चलाई इसके बावजूद भी किसी ने उन पर दोबारा फायर नहीं किया, उनके बचाव में कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि वो सारे भाग गए, जबकि उनको काउंटर में गोली चलानी थी उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। ये सारे प्रश्न हैं। एनकाउंटर पे भी प्रश्न उठे, इसके बाद इस पर भी प्रश्न उठ गए कि किस तरीके से सरकार की सुरक्षा व्यवस्था रही, जिसके बावजूद जब उसे लाया गया था साबरमती जेल से तो दो वज्र वाहन थे, आगे भी गाड़ी थी, पीछे गाड़ियां थी पुलिस की, इतनी भारी सुरक्षा व्यवस्था में लाया गया। लेकिन जब यहाँ पहुँचते पहुँचते जिस दिन अभी कल जब उसको मारा गया तो वहाँ पुलिस बहुत कम थी, उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। धूमनगंज की पुलिस के हवाले एक इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी के हवाले पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। और जबकि पता था, और यही सरकार ये कह रही थी कि उनके पाकिस्तान से संबंध है, उनके दाऊद से संबंध है या दूसरे संबंध बता रहे थे। आप इतना सीरियस थे, फिर भी इस तरीके की लापरवाही की गई है सरकार के द्वारा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। बेशक चाहे वो अपराधी हो, लेकिन अपराधियों ने उनको मार दिया, तो ये
कानून व्यवस्था के इकबाल पर बहुत बड़ा सवाल है कि कानून उनकी सुरक्षा ये उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस नहीं कर पाई है। ये पुलिस पे भी बहुत बड़ा दाग है। बिल्कुल, आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, भाजपा से प्रवक्ता। आलोक अवस्थी जी, आपने सुना सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे, और एक नहीं कई लोग यहाँ पर सवाल खड़े करें कि सुरक्षा पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, और सबसे बड़ा फेलियर ये पुलिस का, और साथ ही सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, प्रयागराज की घटना बेहद संवेदनशील है और हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए कानून सभी के लिए एक है, चाहे वो आम नागरिक हो या वो एक अपराधी हो। सरकार संविधान और कानून के हिसाब से काम कर रही है, लेकिन इस घटना के लिए जिम्मेदार जो भी कोई लोग हैं वो बचेंगे नहीं, यह हमारा आपको कहना है। योगी आदित्यनाथ जी ने जुडिशियल इंक्वायरी, मेरी आवाज इको कर रही है, वहां से ठीक करा दीजिए। चलिए, उसको दुरुस्त करवाते हैं और आपके पास हाँ। आपके पास लौटेंगे आलोक अवस्थी जी, आवाज दुरुस्त करवाते हैं। लगातार सचिन दुबे भी ग्राउंड पर हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, अभी आप वहां पर क्या डेवलपमेंट्स देख पा रहे हैं, और कब तक वहां पर सुपुर्दे खाक उनको किया जाएगा, क्या जानकारी आपके पास? जो तपीश है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, क्योंकि लगभग आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त ये हो चुका है जब इस पूरे कैंपस को आप देखिए किस तरीके से खाली करवा दिया गया है। और इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं वो कब्रिस्तान के मेन गेट के बगल में एक घर है। हम उसी आवास पर सबसे ऊपर खड़े हैं जहाँ से तमाम दर्शकों तक हम ये तस्वीरें दिखा सकें कि आखिर कब्रिस्तान में क्या हो रहा है। आप जो तस्वीरें देख पा रही हैं यही वो लोकेशन है जहाँ पर नमाज जो है वो अदा की जाएगी, और उसके बाद जो सुपुर्दे खाक की पूरी प्रक्रिया है उसे यहाँ पर अपनाया जाएगा, उसे फॉलो किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहां पर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, और एक और मेन चीज जो आप इस फ्रेम में देख पा रहे हो कि लाइटिंग की यहां पर व्यवस्था जो है वो की जा रही है। यानी कि शव को इस स्थान पर कब्रिस्तान में लाते लाते रात हो जाएगी, इसीलिए यहां पर यह इंतजाम किए जा रहे हैं कि रात के वक्त में अगर शव यहां पर पहुंचता है तो रोशनी की कमी ना हो। और इसीलिए यहां पर देखिए किस तरीके से लाइटिंग की यहां पर जो एलईडी लाइट्स हैं वो लगा दिए गए हैं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए यहां पर ये एलईडी लाइट्स, और आप देखिए किस तरीके से आपको एक शख्स भी दिख रहा होगा जो यहां पर वायरिंग का जो काम है वो लगातार यहां पर कर रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी दो तो कई ब्रज वाहन, इसके अलावा और तमाम जो फोर्सेस, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, PAC, स्वाट की टीम मौके पर मौजूद है, और खास तौर पर आसपास के जो पूरे इलाके हैं उसे पूरा घेर लिया गया कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। आपको याद होगा महिमा, कल जब असद को दफनाया जा रहा था, जब उसकी सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया को जब फॉलो किया जा रहा था, तो उस वक्त भी ड्रोन के जरिए पूरे कब्रिस्तान पर नजरें बनाकर रखी गई थी कि कहीं पर भी कोई शख्स जो है वो एंटर ना हो। और देखिए हमें भी फिलहाल अगर हम बताएं तो मीडिया कर्मियों को भी इस पूरे सराउंडिंग से, इस पूरे कैंपस से बाहर जो है वो बोला गया है कि आप सभी लोग बाहर रहे। सिर्फ ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है, ये जो पूरा घटनाक्रम, इसमें आप देखिए किस तरीके से। सचिन, आपने ग्राउंड से तस्वीरें दिखाई, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि लगातार तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मैं पूर्व IPS GS सवाला जी का रुख करना चाहूंगी। आपने अभी कुछ देर पहले कहा था कि बड़ा फेलियर है, पुलिस वालों को सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्योंकि कल देर रात जब बड़ी बैठक यहाँ पर बुलाई गई, 17 पुलिस वालों को तो सस्पेंड तुरंत कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि 17 पुलिस वालों को सस्पेंड करना ठीक नहीं है। जो बड़े अधिकारी इसमें शामिल थे उनको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। देखिए, जुडिशियल कमीशन बैठा है और जुडिशियल कमीशन केवल उन लोगों को ही नहीं देखा जो जिनको सस्पेंड किया गया, बल्कि जो और भी लोग इसके दायरे में आएंगे या उनका दोष होगा तो जुडिशियल कमीशन उनको भी देखेगा। तो उस बात का तो ठीक है, 3 अब हाई कोर्ट के जज इसको इंक्वायरी कर रहे हैं, तो ये काफी सीनियर लेवल का कमीशन है। और दूसरी बात एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसकी क्लिपिंग सारी देखें तो जिस तरह से उन्होंने हिट किया प्रॉम्प्टली, तो उसमें रिएक्शन टाइम बहुत कम रह जाता है रिटेलिएट करने के। तो जो बचाएगा, जो रिटेलिएशन में करेगा, उसको थोड़ा समय लगेगा पोजीशन लेने, और जो अटैकर होता है वो पहले से पोजीशन लेके वो हिट करता है। तो उनके पास समय कम था, परंतु सवाल यह है कि ये स्थिति आनी नहीं चाहिए थी, उनको पहले से ही सेट करके रखना चाहिए था, आम आदमी को दूर रखना चाहिए था, और उन्हीं सब बातों की
जो है जांच होगी। बिल्कुल। इसमें ये भी जांच का विषय बनना चाहिए कि उनके पीछे मोटिव क्या है। ठीक जो है। लोग हैं इन्होंने किलिंग की है, उससे कौन किसको फायदा हो रहा है? बिल्कुल अगर आपने सही ठीक कहा, है, मगर किसको फायदा हो रहा है, किसने अंजाम दिया और किसने इनको यहाँ तक पहुंचवाया है, सबसे बड़ा सवाल है। लगातार यहाँ पर अब जांच आयोग भी करेगा और गठन इसका किया गया है। आलोक जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, आप कुछ देर पहले अपनी बात कह रहे थे, उस बात को भी पूरा हाँ। कीजिए। लेकिन इसी बीच देखिए, सवाल लगातार सरकार पर खड़े हो रहे हैं कि सुरक्षा का ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए था। देखिए, आपकी बात जो कह रही है अपनी जगह पे सही हो सकती है। पुलिस अपेक्षा में ये घटना हुई है, हम इसे कतई जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस बात का भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो अपराधी मारा गया है इसके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे थे और गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। प्रयागराज की सड़कों पर विधायक की हत्या, उसके गनर्स की हत्या, उसके बाद विधायक के जो गवाह था उसके साथ 2 गनरों की हत्या तथा इसके अलावा तमाम दुर्दांत अपराध इस अपराधी ने किए हुए हैं। स्वाभाविक है इसके कई दुश्मन भी होंगे और पत्रकार बनकर के वो हमलावर आए थे, तो वहां पर उनकी फिक्सिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि आप जानते थे पत्रकारों को छेड़ने का मतलब यह है कि फिर हल्ला गुल्ला बहुत मच जाता है। और घटना के दौरान मीडिया इसको लाइव कर रहा था। पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया है, हमने उसी समय उनको गिरफ्तार किया है। अगर पुलिस उससे में रिटेलिएट कर देती तो कई पत्रकार भी कोई किसी को भी गोली लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, अनहोनी हो सकती थी। मामले को उच्च स्तरीय जांच कर रही है। इसमें 2 महीने के अंदर जो है जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अंडर में, जो कि सभी गुण दोषों पे जो है अपनी वो देंगे और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें अगर जो अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। लेकिन एक ऐसा अपराधी जिसको पाल पोस करके समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, एमपी बनाया, इसके कुत्ते से हाथ मिलाने के लिए जो है मुख्यमंत्री जो है वहां पे प्रयागराज जाते थे और यह अधिकारी का इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ था कि सीनियर आईएएस अधिकारी जो है चेयरमैन थे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, उनके घर में जाकर के दुर्व्यवहार करता है, घर में तोड़फोड़ करता है और पूरी सरकार कुछ नहीं कर पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये पिट्ठू था और समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी। तो मैं इस मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अतीक अहमद का इतिहास भी जानना लोगों को जरूरी है। ऐसे अपराधियों को जब महिमा मंडित आप करेंगे तो इस तरह का परिणाम कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। देखिए, राघवेंद्र दुबे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र दुबे जी, आपने देखा कि बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा और ऐसे में यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी था एक बड़ा, हालांकि जस्टिफाई हत्या को नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतनी हमदर्दी अपराधी से क्यों विपक्षी नेताओं को? बड़ा ये दुखद विषय है कि कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश की भाजपा की जो गवर्नमेंट है उस पर सवाल है और इनकी बेशर्मी देखिए, उसको जस्टिफाई कर दे कि कोई भी बदमाश आकर के मार दे, तो फिर बदमाश खत्म कहाँ होंगे? आप कह रहे हो उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए, ये गुंडे कौन है? चलिए वो मुस्लिम था, ये कौन थे? आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके 250 विधायकों में बीजेपी के 111 अपराधी हैं, उन पर अपराध के केस हैं। 52 मंत्रियों में 22 मंत्री अपराधी हैं। करेंगे कार्रवाई क्या? अरे इसका कोई अवस्थी जी से पूछे, कार्रवाई कीजिए। सुनिए, आप लोग वो हैं जो कानून लाकर के विधानसभा में अपने लोगों के मुकदमे खत्म करते हैं। आप वो लोग हैं, इसके बाद पांच साफ हो जाते हैं। कितने उप मुख्यमंत्री पे कितने थे? मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे? आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे सुन लीजिए अवस्थी जी, मुख्यमंत्री जी पर कितने थे? उप मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे? अपने मामले हटाए और रामराज हो गया। आप एक तरफा न करिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी बदमाश गुंडा हो और उसकी पड़ती यही होती है, लेकिन जो भी गुंडे हों उसमें किसी दल का हो चाहे वो किसी जाति का हो, बदमाश बदमाश होता है, गुंडा गुंडा होता है, सब पर समान रूप से कार्रवाई करिए। लेकिन अपने वालों पे तो करते ही नहीं। आप कौन था? करिए, राघवेंद्र दुबे जी क्यों नहीं करते? आप लोग करिए। मैं तो कह रहा हूँ 250 आपके जो 111 विधायक हैं, अतीक अहमद कौन था आपके लिए? 111 विधायक आपके थे ना, अभी भी है ना? नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? अतीक अहमद कौन था आपके लिए? वो हमारे में तो नहीं था। हमारा कोई विधायक थोड़ी अभी, हमारा कोई नहीं था। अरे आपने जब वो अपना दल में था समर्थन लिया था, सुनिए समर्थन लिया था, इसके बावजूद जो आतंकियों को समर्थन देने वाली पीडीपी उसके साथ आपने गठबंधन कर लिया कश्मीर में जाकर के, तो आपका चेहरा सबने देखा हुआ है कि किस तरीके के आप भक्त लोग हैं। पीडीपी से आप कश्मीर में समझौता कर लेते हैं जाकर के, जो आतंकियों का संरक्षण करती थी वहां 3.5 साल सरकार चला ली,
अब आप आकर के यहाँ कर रहे हैं। सांसद आपके पता है 230 सांसद अपराधी हैं, और उसमें भी 130 सांसद ऐसे हैं लोकसभा में जिन पे हत्या, लूट, बलात्कार के केस हैं। कौन सा रामराज की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, राघवेंद्र दुबे जी आप पर आरोप लगा रहे हैं आलोक जी कि आपके भी कई सांसद हैं, आपके भी कई मंत्री, आपके भी कई विधायक हैं, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? महिमा जी, जो कार्रवाई पुलिस कर रही है और सबके लिए समान रूप से करती है, अदालतें समान रूप से फैसला कर रही हैं। हमारे भी 3-4 विधायकों की सदस्यता गई है, उनको सजा सुनाई गई, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मुख्तार अंसारी जैसा बड़ा अपराधी, विजय मिश्रा जैसा बड़ा अपराधी, अतीक अहमद जैसा बड़ा अपराधी, ये सबको इन लोगों ने विधायक और सांसद बनवाया था। आपको पता है 42 साल पहले पहला मुकदमा हुआ था अतीक अहमद के ऊपर, 220 मुकदमे इसके ऊपर थे, 120 मुकदमों में कोई गवाही नहीं हो पाई, केस खत्म हो गए क्योंकि इसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं था। आपको बताओ 2012 में हाईकोर्ट में ये जमानत लेने के लिए गया, 10 हाईकोर्ट के जजेस ने ये वो कोर्ट छोड़ दी जिसमें अतीक अहमद की बेल एप्लीकेशन आई हुई थी। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी तेज होते हुए नजर आ रहा है। जीएस सवारा जी आपका रुख करना चाहूंगी, आपने भी देखा दोनों नेताओं की तरफ से किस तरह से बयानबाजी की जा रही, बार पलटवार यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और इस पूरे मसले को लेकर अब राजनीति जमकर हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो सुरक्षा को लेकर है, जो कि काफी निंदनीय यहाँ पर हो जाता है। देखिए, सुरक्षा जो है वो सबके लिए जरूरी है, जो अंडर ट्रायल है उसके लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी। सबके लिए सुरक्षा जो है उसको मुहैया कराना चाहिए सरकार को। और एक प्रश्न चिन्ह ये भी है कि एक व्यक्ति 43 साल से ये सब करता रहा और उसको कभी सजा नहीं हुई, पहली बार उसको जन्म कैद हुई। तो अब जो होने जा रहा था वो ये था कि उसको और भी कई केसेस में सजा होती और जुडिशरी अपना जो है एक्शन लेती और उसको फांसी भी हो सकती थी, जन्म कैद तो उसको हो ही चुकी। तो ऐसे समय पर उसका एलिमिनेशन करना किसके लिए बेनिफिशियल है, इसके ऊपर विशेष रूप से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ राघवेंद्र जी। लेकिन जैसे आप बयान दे रहे हैं या फिर अखिलेश यादव कहते हैं और लगातार इस पहले एनकाउंटर हुआ असद का, उस पर सवाल खड़े करते हैं, अब इस हत्याकांड को लेकर आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का ये कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरा मसला बहुत संवेदनशील है और आप लगातार राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। देखिए, संवेदनशील मामला था, इसीलिए तो कह रहे थे सुरक्षा में चूक कैसे हो गई। कोर्ट ने इंश्योर किया कि आप कैसे इनकी सुरक्षा करेंगे, पुलिस ने कहा कि नहीं हम इनकी सुरक्षा करेंगे। फिर इतनी चूक करना जानबूझकर ये किया गया, कैसे एनकाउंटर में हुआ कि उन्होंने 2 गाड़ियाँ STF की गईं, फिर उन्हें पता लगा 12 तारीख को कि ये असद और गुलाम मोहम्मद आ रहे हैं और 13 तारीख को हुआ कि 11:30 बजे आएंगे। वो सड़क से नीचे उतरते हैं, पगडंडी में जहाँ गड्ढे हैं वहाँ तक 1.25 किलोमीटर तक जाते हैं और 1.25 किलोमीटर जाने के बाद उनकी गाड़ी फिसल जाती है और गाड़ी फिसलने के बाद दूसरी वो गोली चलाते हैं। गोली चलाने के बाद दूसरे तरफ से जो STF की गाड़ी आती है वो उसको शूट कर देती है, जबकि दूसरे तरफ जाने का रास्ता ही नहीं है, दीवार है। तो सवाल उठते हैं, सवाल उठेंगे, लेकिन आपकी सुरक्षा व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश सरकार की थी और उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि अगर आपने कोर्ट में कहा है तो अब उनकी सुरक्षा करनी चाहिए थी। उनके खिलाफ सबूत थे तो उनको बिल्कुल फांसी तक ले जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को कोई नहीं कहता है कि इनको बचाना चाहिए, बिल्कुल फांसी तक जाना चाहिए था। जो अपराधी है उसकी परिणति तो वही होगी कि उसको आखिरी तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई आकर के उसको कानून की जगह अगर कोई गुंडा बदमाश आकर के मार जाए और पुलिस खड़ी तमाशबीन बनी रहे या पुलिस सुरक्षा करने में नाकामयाब रहे तो निश्चित रूप से ये सवाल उठेंगे। दूसरे सवाल इसलिए उठेंगे कि आपके ही मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनका बयान आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी।
तो इसका मतलब जो बदमाशों ने किया उसको आप जायज ठहरा रहे हैं। अगर आप उनको जायज ठहरा रहे हैं तो यही होना था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और कई सवाल ऐसे में उठ भी रहे हैं कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर। लगातार हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, लेकिन आइए अब आलोक अवस्थी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र दुबे इस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, जीएस सवाना जी पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं, इसके साथ मेरे सहयोगी सचिन दुबे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से पल पल की अपडेट मुझे दे रही हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा में आगे रुक करते आलोक अवस्थी, आपसे मेरा पहला सवाल, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रही हैं। सवाल ये कि जिस लॉ एंड ऑर्डर की बीजेपी नजीर पेश करती है और ये कहती है कि हमारे आने से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, ये जो माफिया हैं इनमें डर पैदा हुआ है। आज उन्हीं माफियाओं को अचानक हमलावर आते हैं और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में जब गोलियां बरसाई जाती है तो सर सवाल तो उठेंगे कि आखिर पुलिस की कस्टडी में ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए करिश्मा जी, मैंने कहा कि प्रयागराज की घटना बेहद संवेदनशील है जी, और हम मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए कानून सभी के लिए एक है, चाहे अपराधी हो चाहे सामान्य नागरिक हो। कानून के तहत सरकार काम करती है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी समय प्रयागराज में कैंप कर रहे हैं। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे वो बच नहीं सकते हैं, और हम पुलिस की अपेक्षा में हुई आपकी ही सरकार के मंत्री जब ट्वीट करते हैं कि ये तो आसमानी इंसाफ है, और ये तो जिस तरीके से जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है। मेरे पास ट्वीट्स रखे हुए हैं सर, आपकी सरकार के मंत्री घटना के तुरंत बाद ट्वीट कैसे कर लेते हैं? ये आसमानी इंसाफ चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का इंसाफ चाहिए? करिश्मा जी, शायद आप अतीक अहमद को नहीं जानती हैं। सर मैं बेहतर तरीके से जानती हूं, मैं उस पर भी लौटूंगी। सर कौन नहीं जानता अतीक अहमद को? सुन लीजिए, कौन नहीं जानता? 252, हाँ क्षमा कीजिएगा, आप जानती हैं तो मैं दोहरा रहा हूँ। 252 मुकदमे उसके ऊपर थे। 152 मुकदमे तो बिना गवाहों के छूट गए उसके। 100 मुकदमे उसमें अभी भी हैं। 42 साल पहले से उसका अपराध का इतिहास चल रहा है। पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में उसको आजीवन कारावास सजा हम करा पाए, और हम उसको फांसी की सजा कराते हैं उमेश पाल की हत्या पर। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता और ये अतीक अहमद नाम का जो गुंडा, गली का गुंडा जिसको माफिया बनाया समाजवादी पार्टी ने, विधायक बनाया समाजवादी पार्टी ने, सांसद बनाया पार्टी ने, इसके भाई को बनाया विधायक बनाया समाजवादी पार्टी ने, इसके खुद से हाथ मिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जाते थे वहां पे इसके घर पे, और इसकी यो हालत थी कि आप ये अधिकारियों को डांटता डपटता था। नोएडा में चेयरमैन इसके घर पर जाके तोड़फोड़ करता था, उसके घर में उनके घर वालों से बदतमीजी करता था, अधिकारी को पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। इसको जो सजा मिली है इसकी तमाम दुश्मनी ये थी। और आपको पता होगा विधायक सर सुनिए, ठीक है राघवेंद्र दुबे जी, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे थे भाई आपकी सरकार की कार्यकाल में क्या हुआ, ये तो पोषित माफिया है। और एक सवाल तो मेरा ये भी है कि जैसे ही असद का एनकाउंटर होता है, अखिलेश यादव आ जाते कहते हैं ये तो फर्जी एनकाउंटर है, झूठा एनकाउंटर है। आखिर ये राजनीतिक दल, मैं यहाँ पे बीजेपी की भी बात कर रही हूँ, जब ये कहते हैं कि आसमानी इंसाफ है, अखिलेश यादव ये कहते हैं कि झूठा यहाँ पे एनकाउंटर हुआ है, सवाल ये उठता है जब ये राजनीतिक दल इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं, इतना गंभीर विषय आप खुद भी मानते हैं बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन पब्लिक में आखिर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? इस वक्त प्रयागराज की जनता का सोचिए ना राघवेंद्र दुबे जी। देखिए सरकार कितनी गंभीर है उसका पता इसी से चलता है कि उनके मंत्री खुश हैं कि बदमाशों ने आकर के किसी माफिया को मार दिया, माफियाओं ने आकर के माफिया को मार दिया। ये सरकार है, जिस सरकार को ये शर्म नहीं आ रही कि उसकी सरकार की पुलिस पे सवाल है, उसके इकबाल पर सवाल है, उसकी सत्ता पर सवाल है कि भय नाम की चीज नहीं है। इतनी पुलिस खड़ी रही और उसके बीच में कस्टडी में वो आराम से आते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। इन्होंने चेक नहीं किया कि कौन सा मीडिया का कैमरा लेके आए, फेक आईडी लेकर के आए। इतना संवेदनशील मामला था तो इनको चेक करना चाहिए था। बाकायदा वो हथियार, लोडेड हथियार अपने साथ लेकर के आए, लेकिन इस सरकार में सुरक्षा नहीं मिली। वो सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद बार बार दे रहा था। और आपकी सरकार के कार्यकाल में इन माफियाओं को क्या संरक्षित किया जा रहा था, पोषित किया जा रहा था? सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं सर। सवाल झूठा एनकाउंटर कैसे होता है, फर्जी एनकाउंटर कैसे होता है, अखिलेश यादव को कैसे पता पड़ जाता है, ये बताइए मुझे। आपको उदाहरण बता देता हूँ। हाँ। अभी इन्हीं के में देख लो, ब्रजेश सिंह कितने 101 मुकदमे,
ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, कुलदीप सेंगर 34 मुकदमे, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, संग्राम सिंह, बादशाह सिंह, क्या करोगे? है आपकी हिम्मत उन पर कार्रवाई करने की? तो आपको ये लगता है ये सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? आपको ये लग रहा है सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है? सिलेक्टिव सबको दिख रही है। आलोक ये जी सबसे कह पहले रही है कि तो सिलेक्टिव अपने कार्रवाई मंत्रियों हो पे रही है। कार्रवाई कर दें, मंत्रियों पे कार्रवाई कर दें। 22 मंत्री अपराधी हैं। मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने 10,700। ठीक है ठीक है। अरे क्या आलोक जी, मैं गिनती लौटूंगी गिना पुलिस रहे की हैं? प्रेस छोड़ो, अपने विज्ञप्ति यहाँ मंत्रिमंडल पे की बात सामने करो। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत 24 एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें दिखा रहा है। दरअसल वो जो कॉपी आई है उसमें जिस तरीके से स्पष्टीकरण कि भाई किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो भारत 24 की मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने पूरी कोशिश की कि उनको पकड़ा जाए। 3 हमलावरों को पकड़ा भी जाता है। और आपको बता दें कसारी मसारी कब्रिस्तान में ड्रोन से फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। वो भी तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी सचिन दुबे इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है। मैं सचिन के पास भी लौटूंगी, लेकिन आलोक जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर मुझे जीएस समाना जी के पास जाना है। जी मैं कह रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं ना कि हमने कार्रवाई नहीं करी है, यह उत्तर प्रदेश जंगल राज के लिए जाना जाता था। यहाँ पे अपराधी जो है दिन दहाड़े पुलिस के लोगों का हत्याएं करते थे। ये दंगा के लिए प्रसिद्ध था वैसे प्रदेश, और यहाँ आतंकवादी अरे आपके में ये हो रहा है, कमाल कर रहे हो। क्या बात है? सुन तो लीजिए, थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। आप तो अच्छे की बात मत करिए, आप तो अच्छे आदमी है, सुन लीजिए। 10,987 क्रैकडाउन ऑपरेशन पुलिस ने किया इस प्रदेश की को सुधारने के लिए। 183 अपराधी उसमें मारे गए और 4,911 अपराधी गोलियों से घायल हुए जो जेल में पड़े हैं। ठीक है, हमने 23,000 अपराधियों को इन क्रैकडाउन आलोक जी ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। मुझे उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं आलोक जी, मुझे ब्यौरा नहीं चाहिए। मुझे बस इतना बता दीजिए, एसएचओ, दारोगा, कांस्टेबल, इनकी मौजूदगी में आखिर अतीक और अशरफ को क्यों ले जाया जा रहा था? कोई बड़े लेवल के अधिकारी क्यों नहीं थे? ठीक है कमिश्नर, अगर हम यहाँ पे बात करें कि उस पर भी एक्शन लगातार जारी है, लेकिन आपको भी पता है जब इतनी ज्यादा हाई सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, आपको नहीं लगता कहीं चूक हुई है? नहीं लगता आपको चूक हुई है? मेरे ख्याल से वहां पूरी गारद थी, 17 पुलिस के जवान थे वहां पे, और वहां पे अधिकारी भी थे। मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस अपेक्षा में हत्या हुई है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन एक अपराधी, बड़ा अपराधी जिसके तमाम दुश्मन हैं, जिसने इसी प्रयागराज के अंदर कई लोगों के घर उजाड़े हैं, एक महिला है जिसकी 13 बीघा जमीन के लिए इसने उसके पति को मार डाला, उसके भाई को मार डाला, उसके लड़के को मार डाला, वो स्वयं उस महिला के ऊपर 7 हमले किए हैं। तो सोचिए कितना दुर्दांत अपराधी था, इसका गैंग था। अभी आपने उमेश पाल की हत्या देखी है, हाँ जी, कैसे घेर कर खुलेआम बम चल रहे थे और पुलिस की अभिरक्षा में 2 पुलिस के गार्ड और उमेश पाल की हत्या कर दी गई। तो आप इस ऐसे अपराधी के प्रति किस तरीके से लोग संवेदनशील हो सकते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनको तो लग रहा है कि भाईचारा खत्म हो गया। अखिलेश यादव कह रहे, तो अखिलेश यादव का भाईचारा खाली मुस्लिम तुष्टीकरण है। जब ये आतंकवादी के मुकदमे छोड़ते हैं तो भाईचारा उनका नजर आता है, जब ये दंगाइयों के साथ गलबैया करते हैं तो भाईचारा अखिलेश यादव को नजर आता है। जब एक आतंकवादी पुलिस की जीप में लू लगने से मर जाता है तो 42 पुलिस के कर्मियों को अखिलेश यादव की सरकार मुकदमा हत्या का कर देती है। यह भाईचारा अखिलेश यादव दिखाते थे, इसलिए इस तरह का भाईचारा हमारे। चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। जीएस समाना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर। सर बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। माना जी मुझे थोड़ा समझाइए, जब पुलिस की मौजूदगी में इस तरीके का पूरा घटनाक्रम होता है, ऐसे में सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठता है, लेकिन तस्वीरें लगातार मिल रही हैं कसारी मसारी प्रयागराज से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है उस कब्रिस्तान की जहां पे पुलिस फोर्स कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर मैं लौटूंगी, एक बार मैं अपने सहयोगी सचिन से अपडेट ले लूं। सचिन क्या जानकारी है मौके से? बिल्कुल करिश्मा, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ही यहाँ पर पहुंची हुई है। जो आपको सिविल ड्रेस में दिख रहे हैं वो तमाम जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और देखिए तमाम तैयारियां जो है वो इसी बात की हो रही है कि जो जनाजा यहाँ पर पहुंचेगा, जो तमाम सुपुर्द खाक की प्रक्रिया है उसे यहाँ पर सही तरीके से किया जाए, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर खास तौर पर किए जा रहे हैं। और इसीलिए गश्त जो है वो बार बार की जा रही है। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। जो स्थानीय तमाम आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कुछ महिला आला अधिकारी मौके पर पहुंची हुई हैं कि कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो ना हो। लेकिन बड़ी बात यहां पर है कि देखिए इंतजार जो है वो सभी इस बात कर रहे हैं कि आखिर कब जब जनाजा जो है यहां पर पहुंचेगा, जब शव यहां पर पहुंचेगा तो आखिर कौन कौन इस पूरे सुपुर्द खाक की प्रक्रिया में शामिल होगा। अब देखना यहां पर यही है। लेकिन बड़ी बात यहां पर है, तमाम बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या शाइस्ता भी यहां पर पहुंचेंगी। अगर कब्रिस्तान
में नहीं तो क्या वो उस पूरे जनाजे में शामिल होंगी? सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई। लेकिन फिलहाल हलचल आप देखिए किस तरीके से जो स्थानीय लोग भी अलग अलग जगहों से अगर अंदर पहुंच रहे तो उन्हें भी बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन फिलहाल गश्त लगातार यहां पर जारी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास लौटूंगी। सचिन अवाना जी, आपके पास आना चाहूंगी। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर है, सवाल उठ रहा है कानून व्यवस्था पर, और सवाल मुझे तो चिंता यह हो रही है कि प्रयागराज की जनता पर आखिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जहां प्रयागराज, जहां पे अतीक अहमद की तूती बोलती थी, आज वही प्रयागराज जहां पे अतीक अहमद का अंत हो जाता है। तो ऐसे में वहां के लोगों में भी काफी ज्यादा डर है इस वक्त। जय सवाना जी। देखिए, लोगों में तो क्या डर है क्या नहीं, वो तो दूसरी बात है। जब अतीक लोगों को मार रहा था तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो अब से तो खराब ही थी। अब वो मर गया तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ज्यादा खराब हो गई क्या? पहले नहीं थी जब इसने बेगुनाह लोगों को मारा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि 10 सेकंड के अंदर उन्होंने 18-19 राउंड फायर किए, और ये रिएक्शन टाइम किसी भी फिजिकल जो आदमी उसमें रिएक्ट करेगा उसके लिए नाकाफी है। उसकी जो एक आदमी है उसकी अपनी जो क्षमता है उससे कम है। मैंने डिफेंड करना है, मैंने हथियार से चिप्स लेनी है, उतने में कितना सेकंड चला जाता है। उसने सीधा लगा के पॉइंट ब्लैंक से मारा और फिर दूसरे को मारा। आप ये देखिए, आप इसको ह्यूमन जो कॉन्स्टेंट है उसको देखिए तो कितना ये है। उनको पहले अच्छी तरह से सर्चिंग टेस्टिंग और उसको करना चाहिए तो, पर जो रिएक्शन टाइम फिर इन तीनों को काबू किया है जी, तो इसको भी अप्रिशिएट। जिंदा पकड़ा है, ये भी अच्छी बात है। जिंदा इसलिए पकड़ा कि उससे ये पता चलेगा कि कौन लोग थे इसके पीछे। वो साजिश होती, अगर उन लोगों को मौके पे मार दिया जाता तो ये कैसे पता पड़ता कि भाई किसने भेजा है, उनका मोटिव क्या है जी। तो ये भी तो आवश्यक है। ठीक है, राघवेंद्र दुबे जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। जब अतीक अहमद, जब उमेश पाल को जिस तरीके से उसकी हत्या होती है तो एक भी कोई ट्वीट नहीं आता सामने समाजवादी पार्टियों की तरफ से कि ठीक है दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। उस समय भी उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाया जाता है। जब अतीक अहमद की हत्या हो जाती है तब आप ही लोग सवाल उठाते लॉ एंड ऑर्डर। क्या साबित करना चाहते, क्या पोर्ट्रे करना चाहते कि जब आपकी सरकार थी तो क्या उस समय लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था? वो सबको याद है सर, उस समय क्या तस्वीरें थी। ये सब बीजेपी वाले और मीडिया की बनाई हुई चीज है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड पर का अखिलेश जी ने ट्वीट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का इकबाल कैसा है जो एक राजू पाल हत्याकांड के गवाह को सुरक्षा नहीं दे पाई। ये सरकार के इकबाल पर फिर सवाल है कि उसको भी नहीं बचा पाई। उस पर भी सवाल था, क्यों नहीं उन्होंने बचा पाया। और फिर रही बात एनकाउंटर्स की, बहुत सारे एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर हुए। और जब इन माफियाओं को पकड़कर कानून के रास्ते ले जाया जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया तक जिस तरीके से इनको लाया गया, उम्र कैद की यहाँ पे सजा हो जाती है, तब सरकार के इकबाल पर सवाल नहीं उठता। तब आप लोग ये नहीं कहते, तब आप लोग ये नहीं कहते, नहीं सुनिए ना, तब आप ये नहीं कहते कि इन्हीं माफियाओं में डर पैदा हुआ है और सरकार की वजह से हुआ है। तब तो कोई नहीं आता सर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के विधायकों अपराधी जो हमने बताए 111 हैं, 22 मंत्री अपराधी हैं, किसकी कौन सी अपराधियों की बात करिए? ये अलग दुनिया है, वो दुनिया अलग है क्या जी? उन्हीं में शामिल है। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं, किसी में 84 ये जो तीनों हमलावर हैं इनकी तस्वीरें सामने आ रही है। और ये देखिए जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है पुलिस की तरफ से, जिसमें ये स्पष्टीकरण दिया गया कि आखिर किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, पुलिस आगे अब कैसे काम करेगी। और फिलहाल ये भारत 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन तीनों हमलावर की दिखा रहे हैं और इनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी। काफी कम उम्र के ये सभी दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि इनका ये कहना कि हम और बड़े माफिया बनने चाहते थे। आलोक अवस्थी जी, सवाल उठ रही हैं कि आप तो सिलेक्टिव कार्रवाई करती है सरकार। मैंने अभी आपके सामने आंकड़े रख दिए सरकार के। 10,937 क्रैकडाउन ऑपरेशन किए हैं हमने, 183 अपराधी मारे गए हैं। सभी धर्म के, सभी जातियों के जो अपराधी हैं वही प्राथमिकता रही है जी। 5048 अपराधी हैं जो घायल अवस्था में जेलों में हैं। समाजवादी पार्टी ने बड़े आरोप लगाए थे कि हम फर्जी इनकाउंटर करते हैं। एक भी अपराधी जो घायल अपराधी जेल के अंदर है 5048 मर गए, वो तो बोल नहीं सकते यहाँ पे आकर के। लेकिन जो 5048 हैं, क्या किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि फर्जी इनकाउंटर हुआ हमारा? अभी बता। तो सरकार हमारी जनता के प्रति जवाबदेह है,
सरकार का ये जलाल है कि हमने एक भी दंगा नहीं होने दिया उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी सत्ता आने के बाद से। हमने एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी है। और यही अखिलेश की सरकार में संकट मोचन मंदिर में बनारस में जिसमें आतंकवादी घटना करते हैं, 18 लोग मारे जाते हैं, उसके अपराधियों को जो है आतंकवादियों को अखिलेश मुकदमा छोड़ देते हैं। उसी में से एक आतंकवादी लू लगने से मर जाता है तो 42 पुलिस कर्मियों में हत्या का मुकदमा करते हैं, जिसमें कि 2 डीजीपी रहे अफसर ब्रजलाल और विक्रम सिंह जी, उनको हत्या पे का मुकदमा कर देते हैं। वो तो कहिए कि हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी पुटअप की और सीबीआई ने उन सबको बरी किया, नहीं तो ये तो पुलिस के कर्मियों को अपने भाईचारे की वजह से राघवेंद्र जी आरोप लग रहे हैं पोषित करते हैं कि इन माफियाओं को तो आपने ही संरक्षित सुन किया लीजिए, है, पोषित फेक किया है। एनकाउंटर नहीं हुआ। एक मुरैना से एक युवा चलता है अग्निवीर की परीक्षा देने, आगरा आता है, आगरा पुलिस उसको उतार करके बस से उसका एनकाउंटर कर देती है, मुकदमा जाता, उसकी बीवी मुकदमा लड़ती, उसने भी आत्महत्या कर। यह है फेक एनकाउंटर के नहीं। नोएडा में एक जिम ट्रेनर, उसको पुलिस, अरे सुन लीजिए, नोएडा में एक जिम ट्रेनर यही है, अभी वो अपंग है, उसको पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर जब उसको गोली मारी, वो अपंग हो गया, मरा तो नहीं लेकिन अपंग हो गया। अरे सुन लीजिए, पुष्पेंद्र यादव का फेक एनकाउंटर हुआ, जितेंद्र का फेक एनकाउंटर मुझे हुआ, तो ये नहीं समझ में आता है आलोक जी, भानुचंद का राघवेंद्र फेक जी, एनकाउंटर हुआ। यहाँ पे देखिए एक दूसरे पे सजा आरोप तक हुई। प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझाइए ना, किस आधार पे आप लोग कह लेते हैं फेक एनकाउंटर के? आपके पास वो सबूत है? सबूत है तो कोर्ट जाइए ना सर, कानून का दरवाजा खटखटाइए ना सर। आकाश गुजर का मामला क्या कोर्ट में नहीं है ना? जय सवाना जी, कोर्ट में गया, कैसे उसमें आखिर दोषी कह दिया ठहराया जाता है गया ये फेक एनकाउंटर? और अगर फेक एनकाउंटर कहते हैं तो उन सबूतों पे बात करें ना, फैक्ट्स लेकर सीधा कानून का दरवाजा खटखटाए। इसमें फैक्ट बता दूं, एक फैक्ट बता देता हूं, बस एक सेकंड। ठीक है ठीक है, ये फैक्ट भी बता रहे हैं, ठीक है, इनके एक पास सेकंड। सबूत है। राघवेंद्र जी बताइए, जय सवाना जी आपसे जवाब लूंगी फिर। 2019 में हंसराज अहीर जो इनके गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया कि जो 27 एनकाउंटर हुए, इसमें 22 जो फेक 27 एनकाउंटर हुए, उसमें 2018 में 22 उत्तर प्रदेश में हुए, 77%। इसके बाद 2022 में जब इनके नित्यानंद राय ने वहां पर अपना लोकसभा में बयान दिया, उन्होंने कहा कि 814 में 117 फेक एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। इन्हीं की सरकार है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं वहां दूसरी सरकार है या दूसरी सरकार है। भाई ये फेक एनकाउंटर हुए और ये कह रहे फेक एनकाउंटर नहीं हुए। तो आप लोगों ने क्या किया फिर? क्या कानून का दरवाजा खटखटाया? क्या कानून का दरवाजा खटखटाया कानून राघवेंद्र का जी? दरवाजा बिल्कुल हुआ। कानून के दरवाजे कभी भी नहीं गए थे। कानून के दरवाजे के लिए अतीक भी गया था, अतीक ने भी दिया था, लेकिन वहां पर सुनवाई। जय सवाना जी, ऐसे मामलों में क्या कहेंगे? कांग्रेस की बात चल रही है जी, तो इसमें मैं एक स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि जस्टिस वेंकटचलैया जो थे चीफ जस्टिस या कमेटी और NHRC, उन्होंने दोनों ने मिलकर 16 पॉइंट बताए। एक इनकाउंटर होगा तो एक्शन होगा, तो उसमें से कुछ नए पॉइंट में बता दूं। पहली बात इनकाउंटर हो तो ऐसा इनकाउंटर हो, सही हो गलत हो, तो उससे तुरंत जो है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन न्यूट्रल करेगी, FIR दर्ज की जाएगी और जो लोग जिन्होंने इनकाउंटर किया है उनके हथियार जब्त कर लिए जाएंगे। उनको कोई तरक्की या उनको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो केस फाइनल होके ये हो जाए कि हाँ ये जो इनकाउंटर था सही था। और अगर इंक्वायरी में अफसर के खिलाफ मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में ये आता है ये दोषी है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो मूवमेंट होता है अपराधी का उसकी एक चीज रिकॉर्ड की जाएगी। अगर जैसे जो पीछे हुआ इनकाउंटर उसमें उसके पीछे वो दिल्ली गया, असद जो है कानपुर गया और नोएडा आया, कई जगह गया, तो उसकी जो जियो कोड था वो सब रिकॉर्ड किया गया और रिकॉर्ड है। ठीक है। और कोर्ट में ये सब रिकॉर्ड पेश किया जाता है डेली। राघवेंद्र जी अब क्या कहेंगे? उसको कहाँ रिकॉर्ड क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन अलर्ट, ये सारा रिकॉर्ड। तो एक इनकाउंटर इतना आसान नहीं है कि पकड़ा और मार दिया। आज वो निगरानी में होता है कोर्ट की,
चाहे कोई भी है, उसकी कोई अलग से ऑर्डर करने की बिल्कुल। नहीं। और ये जवाबदेही यहाँ पे पुलिस वालों की भी होती है और बहुत इजी हो जाता है ये कहना कि ये फेक एनकाउंटर है, ये तो झूठा एनकाउंटर है, चाहे सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप जरूर यहाँ पे देखने को मिलता है। राघवेंद्र दुबे जी, देखिए एक चीज इसी में बता दूं, अबाना जी तो बहुत ज्ञानी हैं और उसमें रहे हैं पुलिस विभाग में, और इनको पता भी है सारा कि किस तरीके से क्या होता जी। है। अभी असद एनकाउंटर में आपको बताऊं, पुलिस ने खुद अपनी एफआईआर में कहा कि उनको सूचना मिली कि इस समय वो हाईवे पे आएंगे, तो पुलिस ने देखा कि 2 लोग आ रहे हैं, बिना हेलमेट के आ रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के आ रहे हैं, और देखो जो अपराधी होता है वो अपना हुलिया छुपाता है, हुलिया भी वही रहा, बिना नंबर प्लेट के लिए, कि जबकि वो चाहे फर्जी नंबर प्लेट डाले हों, लेकिन डाले रहते हैं इसलिए कि कोई पुलिस वाला टोके नहीं, क्योंकि वो अपराधी होते हैं। नीचे उतरे, पुलिस की ये भी थ्योरी है कि दूसरे तरफ से एक एसटीएफ, जब वो कच्चे में गए जहां गड्ढे थे, दूसरे तरफ से एक गाड़ी आ रही थी, इसने जैसी गाड़ी फिसली उसने गोली चलाई असद ने, इसके बाद दूसरी जो गाड़ी एसटीएफ की आ रही थी दूसरे तरफ से, उसने उनको ढेर कर दिया, जबकि दूसरे तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, वहां दीवार थी। तो एनकाउंटर पे सवाल तो इसलिए उठ जाते हैं। तो राघवेंद्र जी इसके लिए तो कानून है ना, इसके लिए तो कोर्ट है ना, कोर्ट, आप बिल्कुल। जाइए जांच की मांग करिए, लेकिन जब इस तरीके की बयानबाजी पब्लिक प्लेटफॉर्म में होती है तो कहीं ना कहीं तो आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं ना सर। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है कि जनता में एक भाव पैदा करना कि देखिए आप सुरक्षित है, आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, लेकिन आप लोग तो मिसलीड कर रहे हैं। सरकार को घेरने के चक्कर में आप ये कह देते हैं फर्जी एनकाउंटर है। अगर आप कह रहे हैं आपके पास सबूत है तो जाइए सबूत लेकर कोर्ट में जांच की मांग करिए और फिर उस पर आगे की प्रोसीडिंग होगी। नहीं, उसमें वो जाएंगे भी, उनके परिवार के लोग जाएंगे, वो जाना। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं, क्या सरकार के इकबाल पर सवाल नहीं उठेगा कि सुरक्षा घेरे के अंदर कैसे कोई बदमाश आकर के और उनको मार जाते हैं, किसकी मिली भगत है, कहां से ऐसे उन पे हथियार आए जो उन्होंने कुछ ही सेकंड में लगभग मुझे लग रहा कि 20-25 राउंड गोलियां चलाई। तो उन्होंने जब इतने राउंड गोलियां चला दी, हथियार कहां से आए? तो ये सरकार की मनसा सवाल उठ जाते हैं कि सरकार उनको सुरक्षा देने में आखिर नाकाम है। राघवेंद्र जी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जब तक ये पूरे केस में क्लैरिटी नहीं आती है, लेकिन एक बात तो फैक्ट है सर, आपको भी मानना होगा कि माफियाओं का अंत तो होना चाहिए। ठीक है, आप अगर कह रही हैं कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए वो बात अलग है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। जो भी माफिया हो, गुंडे हो, अगर वो उनका अंत तो बुरा ही होता है, कोई भी हो। अगर ये ना हो तो सभी लोग यही करने लगे, जो भी ऐसा करेगा, जो भी गलत रास्ते पर जाएगा उसको दंड तो मिलेगा किसी भी तरीके से, लेकिन उसका रास्ता सही हो, न्यायिक हो, त्वरित ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जब इस तरीके की बातें करते हैं तो एक जिम्मेदाराना यहाँ पे बयान दिया जाए, जिम्मेदाराना बयान। अगर बिना किसी फैक्ट्स के आप ये नहीं कह सकते फर्जी एनकाउंटर है, एक तरीके से आप पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाते हैं। अगर आपको लगता है तो फैक्ट्स के आधार पर आप जाइए कोर्ट, मांग कीजिए जांच की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र दुबे जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही जीएस अबाना जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया।